गुड इवनिंग स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्री स्ट्रेस के बारे में। प्री स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या उसके मेरिट हैं, क्या डीमेरिट हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, प्री स्ट्रेस करने से क्या क्या होता है, ठीक है, हमें क्यों करना चाहिए, तो उन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्री स्ट्रेस सबसे पहले जो आधुनिक युग का अगर विकास माना जाता है तो ई फ्रेसिनेट को इसका श्रेय दिया जाता है। जो मॉडर्न में जो प्री स्ट्रेस का जो पूरा श्रेय दिया जाता है वो ई फ्रेसिनेट को दिया जाता है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपके। ठीक है, तो प्री स्ट्रेस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारा इस तरीके से है कि जब हम साधारण बीम को देखते हैं, कोई भी बीम होता है उसमें आपने दो लेयर देखी होंगी। ठीक है, इस तरीके से आपने लेयर देखी होंगी। ये आपका Na, ठीक है, नेचुरल लेयर। ऊपर का जो जोन होता है वो कंप्रेशन जोन होता है, कंप्रेशन जोन होता है, कंप्रेशन जोन। और नीचे का जो जोन होता है वो टेंशन जोन होता है। ठीक है, टेंशन जोन होता है। ठीक, हम जानते हैं कि कंक्रीट जो होता है वो टेंशन में कमज़ोर होता है, वो अपने कंप्रेशन जो स्ट्रेंथ होती है उसका 1/10 ले पाता है। तो हम इस टेंशन जोन में अगर टेंशन जोन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसकी सामर्थ्य बनी रहे, वो तनाव में फेल ना हो। जब तनाव में फेल ना हो तो हम इसमें क्या डालते हैं, हम डालते हैं इसमें स्टील डाल देते हैं। ओके, तो स्टील डालने के बाद में जब इसके ऊपर लोड आएगा तो जो टेंशन जो होगा ये स्टील बियर कर लेगा। तो अब हमारे सामने एक रिसर्चरों के सामने एक ये आया दिमाग में, तो हम ऐसा करते हैं कि कंक्रीट जब हमारा कंप्रेशन लोड को सह सकता है तो क्यों ना हम पूरे ब्लॉक को ही कंप्रेसिव में कन्वर्ट कर दें, मतलब कंप्रेशन जोन में ही कन्वर्ट कर दें, मतलब पूरा का पूरा जो सेक्शन हो बीम का वो कंप्रेसिव मतलब संपीड़न ही ब्लॉक बन जाए, उसमें टेंशन उत्पन्न हो ही ना। तो ऐसा क्या करें जिसकी वजह से वो पूरा ब्लॉक जो बीम है या कोई भी हम कॉलम बना रहे हैं वो पूरा कंप्रेशन में रहे। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो उसकी सामर्थ्य बढ़ जाएगी। तो फिर कंसेप्ट आता है, यहाँ पर हमने देखा ये टेंशन जोन और कंप्रेशन, जब लोड आता है तो ये किसी ना किसी तरीके से टेंशन में आता ही है। बट टेंशन को कौन रजिस्ट कर लेता है, यहाँ पर स्टील रजिस्ट कर लेता है। बट प्री स्ट्रेस में क्या होता है कि प्री स्ट्रेस में ये होता है कि हम क्या करते हैं कि ये टेंशन वाले जोन को भी हम कंप्रेशन जोन में कन्वर्ट कर देते हैं बाई टेंडन के द्वारा। हम इसमें क्या करते हैं, बारीक बारीक तार होते हैं हमारे पास में, ठीक है, उनकी हाई यील्ड स्ट्रेंथ होती है, हम उनको किसमें, टेंशन जोन में डाल देते हैं। और टेंशन जोन में डालने के बाद में सबसे पहले उनको क्या करते हैं, ऐसे जो वायर होते हैं हम सबसे पहले उनको खींचते हैं। ठीक है, खींचने के बाद में उसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं। कंक्रीटिंग करने के बाद में जब कंक्रीट हो जाती है तब उनको काट देते हैं। तो क्या होता है, वो उस पर एक स्ट्रेस लगाते हैं बाहर से एकदम से, जैसे मानो किसी चीज़ को खींचा रबड़ को, वो अपनी स्थिति में आने की कोशिश करेगी। जब वो अपनी स्थिति में आने की कोशिश करेगी तो उसके कारण क्या होगा, वो उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी। मानो इस वाले फोर्स पे अगर लेयर पर कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी तो ऊपर से जो लोड आएंगे, ठीक है, उसको इस तरीके से टेंशन लाने की कोशिश करेंगे, बट वो ऑलरेडी कंप्रेसिव में होगा, जिससे क्या होगा, उस ब्लॉक की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है। जैसे हमने क्या किया, जैसे ये आपके सबसे पहले अगर हमने ये नेचुरल लेयर पर अगर डाला इसको, ये जो हमारा केबल है अगर हमने यहाँ पर डाला तो इधर से इनको पहले ऐसे खींचा, ठीक है, खींचने के बाद में इसमें कंक्रीट कास्ट कर दिया। कंक्रीट कास्ट करने के बाद इसको क्या किया, जैसे मानो कुछ टाइम बाद जैसे कंक्रीट हार्ड हो जाता है तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से छोड़ दिया। तो इसने क्या किया, इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाया इस तरीके से। जब कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो ऊपर से जो जैसे ये बेंडिंग मूवमेंट दिखाया है, इसके कारण क्या होगा, ये बेंड होगा, तो इसको बेंड नहीं होने देगा ये। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब हम इसका प्री स्ट्रेस का यूज करते हैं तो इसमें मिनिमम ग्रेड जो होता है M30 प्री स्ट्रेसिंग के लिए, और पोस्ट टेंशनिंग के लिए इसमें M40 का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, दूसरा हम इस तरीके से भी करते हैं, जैसे हमने ये टेंशन जोन है, ये मानो ऊपर ये नेचुरल लेयर थी, इसके ऊपर कंप्रेशन जोन, नीचे टेंशन जोन, तो इसमें भी हमने कुछ इसेंट्रिसिटी पर, मतलब कुछ दूरी पर बॉटम में क्या डाले, यहाँ पर टेंशन उत्पन्न होता है तो इसको तार को ऐसे खींचा, खींचने के बाद में क्या किया, इसको छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ने के बाद में जब कंक्रीट कास्ट किया उसके बाद में छोड़ दिया, तो इसने क्या किया, इसको इस तरीके से उठाएगा ये। ठीक है, जैसे मानो
इस तरीके से ये नीचे ऐसे मोड़ेगा, ठीक है। और ऊपर से अगर लोड आएंगे, ठीक है, मानो ये बेंडिंग मूवमेंट अगर यदि आ रहा होगा ऊपर से, तो ये क्या करेगा, ये इसको इस तरीके से, ये इसको इस तरीके से नीचे लाएगा। तो दोनों मिलके क्या कर लेंगे, ठीक है, ये लोड इसको इस तरीके से शेप देगा और प्री स्ट्रेस इसको इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, प्री स्ट्रेस के कारण, ठीक है, प्री स्ट्रेस के, ठीक है, प्री स्ट्रेस के कारण ये इस तरीके का शेप बनेगा, ठीक है। और ये लोड के कारण बनेगा, ठीक है, लोड के कारण बनेगा। तो दोनों क्या करेंगे ना, तो अब ये जब ये प्री स्ट्रेस होगा, ठीक है, तो इसको इस तरीके से होने नहीं देगा, ठीक है। और लोड जो ऊपर से आएगा वो इस तरीके से शेप बनाएगा। तो दोनों जब ये मिलके क्या बनेंगे, ये जो बीम है, ठीक है, या कोई सेक्शन है, वो अपनी ही स्थिति में बना रहेगा, ठीक है। इस लोड के कारण वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा और इसके कारण ये लोड उसको ऊपर नहीं आने देगा। तो क्या बन जाएगा, एक इस तरीके से सेक्शन जो है बिल्कुल संतुलित जोन में रहेगा, ठीक है। उसको हमने कंप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट में क्या देखते हैं, अगर हम टेंडन प्रोवाइड करें, या तो हम सेंटर पर प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। दूसरा, हम कुछ दूरी पर प्रोवाइड कर सकते हैं टेंडन, बॉटम लेयर में, ठीक है, क्लियर कवर छोड़कर हम कुछ दूरी पर टेंडन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम टेंडन प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो, स्ट्रेस डायग्राम से समझ में आएगा किस तरीके से इसमें स्ट्रेस उत्पन्न होंगी, ठीक है। जब कोई ब्लॉक होगा, अगर इस पर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा होगा, जैसे मानो कोई ये ब्लॉक है और इधर से भी इस पर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, तो उसकी स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, सिग्मा बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, P, ठीक है। एरिया क्या रहेगा, ये सेक्शन का, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया। जैसे मानो ये क्रॉस सेक्शन है, अगर ये 300 बाई 400 होता तो ये क्रॉस सेक्शन का एरिया हो जाता, ठीक है, P अपॉन ए। अब आपने क्या किया, इस बेंडिंग मूवमेंट के कारण भी सबसे पहले इस फोर्स के कारण, P फोर्स के कारण क्या आया, P अपॉन ए आया, ठीक है। मानो ये पूरा जो फोर्स है ये इसको क्या करेगा, दबाएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके कारण स्ट्रेस जो जनरेट हुआ उसका जो डायग्राम बनेगा वो रेक्टेंगल बनेगा इस तरीके से, P अपॉन ए। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि बेंडिंग मूवमेंट आया ऊपर से, ठीक है। बेंडिंग मूवमेंट के कारण क्या बनेगा, ये इस तरीके से बेंडिंग नमन में आएगी, और नमन में आने से हम नमन समीकरण भी लगा सकते हैं, बेंडिंग, ठीक है। जैसे ये वाली इक्वेशन m अपॉन आई बराबर सिग्मा अपॉन वाई बराबर E अपॉन आर, ठीक है। अगर ये क्या है, बेंडिंग में, तो यहाँ से अगर हम सिग्मा की वैल्यू निकालें तो सिग्मा V बराबर m अपॉन आई इंटू वाई, ठीक है। अब देखो, m अपॉन आई अपॉन वाई को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, आई अपॉन वाई क्या होता है, z होता है, आई अपॉन वाई बराबर z, और z क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m अपॉन आई की जगह पे z, तो m अपॉन z। तो आपका सिग्मा वी क्या निकल के आया, m अपॉन z। तो m अपॉन z किस तरीके से निकलेगा, ऊपर की जो लेयर को, अभी मैंने फिगर बनाया था, ऊपर की लेयर को कंप्रेशन में लाएगा और नीचे की को टेंशन में। जैसे अगर ये इस तरीके से, ये मूवमेंट के कारण ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, मतलब नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो तब क्या होगा, नीचे की लेयर किस में होगी, टेंशन में होगी, ठीक है। अब तक हम डिजाइन इसी तरीके से करते आए हैं, यहाँ तक ही हम चलते आए हैं। अब आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा इसके कारण प्री स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। अब क्या किया, इसका शेप इस तरीके से आया, तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगी, ये बेंड हुई, तो यहाँ पर नमन बेंडिंग इक्वेशन जो होती है वो लगी आपकी बेंडिंग इक्वेशन, m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई अपॉन ई अपॉन आर। सिग्मा बी की यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, m अपॉन जेड। इसका स्ट्रेस वेरिएशन देखेंगे तो हम इस तरीके से, यहाँ पर कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन घटते घटते 0 होगा, फिर टेंशन आएगा, ठीक है। तो टेंशन में भी m बाई जेड और कंप्रेशन में भी m बाई जेड। अब इसके कारण आपने ये देखा कि इसके कारण स्ट्रेस डायग्राम ये बना। अब हमने क्या किया है, नीचे इसमें टेंडन दे दी। टेंडन मतलब कुछ पतले पतले तार बनाए और तारों को हमने ऐसे खींचा, फिर कंक्रीट किया और उनको छोड़ दिया, तो वो कंक्रीट के ब्लॉक को इस तरीके से दबाएंगे, तो वो ऊपर की तरफ बीम उठेगा, ठीक है।
तब क्या होगा, उसका स्ट्रेस डायग्राम कैसा बनेगा, जो नीचे की जो लेयर होगी इस तरीके से दबाएगी नीचे वाली लेयर को, जैसे मानो छोड़ेंगे आप तो इसको क्या करेगा, ये दबाएगा और ये ऊपर वाला लेयर उठेगा। तो ऊपर वाला जो लेयर है इस फोर्स के कारण टेंशन में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कंप्रेशन में। तो टेंशन में होता है माइनस में और कंप्रेशन में होता है किसमें, पॉजिटिव में। तो P इंटू ई अपॉन जेड, बिल्कुल सेम यही इक्वेशन रहेगी, P इंटू ई इंटू जेड। ठीक है, फोर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी स्ट्रेस अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे सिग्मा बराबर P अपॉन ए निकाला था, अब इस फोर्स के कारण कैसे निकालेंगे, सिग्मा बराबर, ठीक है, सिग्मा बराबर क्या होता है, M अपॉन जेड अभी पढ़ा था, और मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ये डिस्टेंस, तो P इंटू डिस्टेंस अपॉन जेड। तो सिग्मा ये प्री स्ट्रेस के कारण है। ठीक है, P इंटू जेड। ऊपर वाली लेयर किस में होगी, टेंशन में होगी, और नीचे वाली कंप्रेशन में होगी। अगर हम इन सबको जोड़ दें, इन सबको जोड़ देते हैं तो टोटल सिग्मा निकल आएगा। टोटल सिग्मा बराबर किसके कारण, इसके कारण P अपॉन ए, P अपॉन ए। ठीक है, प्लस अगर कंप्रेशन में जोड़ते हैं हम, ये मान लें हम कंप्रेशन में, कंप्रेशन कंप्रेशन तो P अपॉन ए, ऊपर ऊपर वाले M बाई जेड, M बाई जेड, फिर ऊपर वाला ये कितना रहेगा, माइनस के पी ई इंटू जेड, पी ई अपॉन जेड। ओके, ये हो जाएगा आपका पी ई अपॉन जेड। तो आपने देखा कंप्रेशन में कैसे बना, ये इस तरीके से टोटल स्ट्रेस निकल के आ जाएगा आपका। ठीक है, ऊपर वाली लेयर पे आपका पी अपॉन ए प्लस एम बाई जेड माइनस के पी ई अपॉन जेड। तो कंप्रेशन में हमारा स्ट्रेस, इतना स्ट्रेस जनरेट होगा। इसके बाद में हम देख लेते हैं सिग्मा टोटल, अगर हम निकालें किसमें, टेंशन में, टेंशन। तो सिग्मा टी बराबर पी अपॉन ए इस तरीके से रहेगा, सेम जैसे नीचे वाली लेयर पे पी अपॉन ए ये ही। ठीक है, फिर ये माइनस में एम बाई जेड, यहाँ पर जो क्या होगा, तनाव उत्पन्न होगा और यहाँ कंप्रेशन उत्पन्न होगा, तो प्लस पी ई इंटू जेड। ओके, सिग्मा टी बराबर पी अपॉन ई अपॉन जेड। ओके, ये टेंशन में। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर टोटल स्ट्रेस निकाल सकते हैं, किसमें, कंप्रेशन जोन में और नीचे टेंशन जोन में। देखो प्री स्ट्रेस करने के क्या क्या फायदे हैं। प्री स्ट्रेस करने से हमने क्या किया, पूरे ब्लॉक को कंप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, और जब पूरा ब्लॉक कंप्रेसिव में हो गया तो उसके कारण क्या हुआ, उसकी लोड केयरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्योंकि कंक्रीट जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, और हमने जो पूरा हमारा मोटिव था वो ये था कि हम पूरे ब्लॉक को कंप्रेसिव में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, अब वो हमने कर दिया है। ठीक है, कंप्रेसिव में, क्योंकि हमने क्या किया, जैसे ये लोड आया और ये नीचे की तरफ झुकाएगा और ये ऊपर की तरफ झुकाएगा, तो ये वाला लोड इसको, ठीक है, ये नीचे तरफ जब जाएगा तो ये इसको नीचे नहीं जाने देगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये लोड इसको ऊपर नहीं जाने देगा, तो क्या होगा, एक बैलेंस सेक्शन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, पूरा जो मेंबर होगा, ठीक है, किस में होगा, कंप्रेशन में होगा। ओके, ठीक है, अब इसके बाद में ये जो प्री स्ट्रेस होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्री टेंशनिंग होता है, एक पोस्ट टेंशनिंग होता है। प्री टेंशनिंग क्या होता है और पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है उसे भी हम देख लेते हैं। ओके, ये सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा। ठीक है, हमने बताया स्ट्रेस किस तरीके से निकला, पी अपॉन ए। ठीक है, और ये वाला स्ट्रेस जो बेंडिंग के कारण, ठीक है, ये बेंडिंग के कारण स्ट्रेस निकल के आया था, सिग्मा बी बराबर एम बाई जेड, और ये निकल के आया था आपका प्री स्ट्रेस के कारण। ठीक है, पी इंटू ई अपॉन जेड, जेड बराबर आई अपॉन बी, सेक्शन मॉडुलस है। कंप्रेशन में इतना होगा और टेंशन में आपका इतना होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, अगर आपका मेंस होता तो यहाँ से पूछ लिए जाते, नहीं तो एक छोटा सा अगर मान मूवमेंट दे दे आपको और ये फोर्स दे दे तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है। 1 नंबर के या 2 नंबर के सवाल में ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब देखते हैं जो प्री स्ट्रेस होता है, प्री स्ट्रेस्ड, ठीक है, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट जो होता है दो प्रकार का होता है, कंक्रीट दो प्रकार का, एक क्या होता है, प्री टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग, और दूसरा होता है पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग। ठीक है, अब प्री टेंशनिंग क्या होता है और पोस्ट टेंशनिंग क्या होता है तो समझ लेते हैं। सबसे पहले प्री टेंशनिंग,
ठीक है। इसमें क्या होता है, प्री और पोस्ट, इसको पूर्व होता है, इसको बोलते हैं पश्च, ठीक है। और पूर्व में क्या होता है, हमने क्या किया, जैसे मानो एक प्लेटफॉर्म है आपके पास में ये, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, आपने क्या किया, देखो जो प्री स्ट्रेस का आज के टाइम में हम जहाँ पर यूज कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम रेलवे स्लीपर, जो अगर आप जाते हैं कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर जो कंक्रीट के जो ब्लॉक दिखाई देते हैं आपको, वो प्री स्ट्रेस के ही होते हैं, ठीक है। मेट्रो पर जब भी जाएंगे, जब मेट्रो पर जाते हो तो नीचे जो ब्लॉक होते हैं, जिन पर पटरी के बीच में जो ब्लॉक बनाए जाते हैं, ठीक है, जो स्लीपर होते हैं, वो प्री स्ट्रेस के ही होते हैं, तो ध्यान रखना। और टंकियों का भी निर्माण करते हैं, चिमनियों का भी निर्माण करते हैं प्री स्ट्रेस के कारण, क्योंकि ये इसकी लोड केयरिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ओके, अब देखो प्री टेंशनिंग क्या होता है। हमने क्या किया, ये ब्लॉक बना रहे हैं, जैसे मानो ये रेलवे स्लीपर बना रहे हैं आप, ठीक है, रेलवे स्लीपर, ठीक है, और ये आपने इसमें से ये तार डाल दिया, ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया आपने, इनको एक तरफ से तो फिक्स कर दिया और दूसरी तरफ से यहाँ पर जैक लगा दिया आपने, ठीक है, ये आपका जैक है मानो। तो इस जैक से आप क्या कर रहे हैं, इनको खींच रहे हैं, ठीक है, लगातार इस जैक को कसते जा रहे हैं। तो ये जो तार हैं, जो टेंडन है, सामने से देखने पर आपको एक ही दिखाई देगा। तो क्या आपने क्या किया, जो ये तार है आपको लगातार आपने सबसे पहले खींचेंगे इसको, ये खाली तार रहेगा, ब्लॉक नहीं। सबसे पहले आपने तार को जैसे यहाँ से फिक्स्ड कर दिया और इधर से तार ली, इधर से इसको लगातार खींचते गए, कसते गए, तो वो तार क्या हुआ, खिंच गया, ठीक है। तार खींचने के बाद में हमने क्या कर दिया, कंक्रीट के ब्लॉक इसमें कास्ट कर दिए, मतलब कंक्रीट डाल दी इधर, फिर कंक्रीट इधर डाल दी, फिर कंक्रीट इधर डाल दी। अब कंक्रीट को हमने क्या किया, सूखने दिया, फिर जब हार्ड हो जाती है तो हम क्या करते हैं, इधर से बीच में से काट देंगे, इसको इधर से काट देंगे। तो ये जो तार होंगे इस पर आकर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ठीक है, फोर्स लगाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ठीक है, प्री टेंशनिंग का कॉन्सेप्ट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो ब्लॉक होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्रेसिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। आपने देखा भी होगा थोड़े से, जब रेलवे स्लीपर हैं वो ऊपर की तरफ ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है, लोड आता है तो वो इस तरीके से कंडीशन में आना चाहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया इसमें, सबसे पहले आपने इन तारों को खींचा, तारों को खींचने के बाद में कंक्रीटिंग कर दी, ठीक है। कंक्रीटिंग करने के बाद में जब हार्ड हो जाए तो फिर इनको काट देंगे, और काटने के बाद में ये तार क्या होंगे, अपनी स्थिति में आने की कोशिश करेंगे, और जो स्थिति में आने की कोशिश करेंगे वही हमारा एडवांटेज है, वो उसको कंप्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे ब्लॉक को, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब इसमें जो स्टील होता है वो नॉर्मल स्टील हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नॉर्मल स्टील जो होता है, जैसे आपने पढ़ा था Fe 250, Fe 415, Fe 550, उतना हम इसमें स्टील यूज नहीं करते। इसमें हम जो स्टील यूज करते हैं उसको हम टेंडन कहते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे 1260 के करीब, ठीक है, 1050 के करीब उसकी स्ट्रेंथ रहती है। ओके, तो वो भी देखेंगे। ये होता है प्री टेंशनिंग, ठीक है, प्री टेंशनिंग। और जो मेथड है जो हमने अभी ये यूज किया है, इसको बोलते हैं होयर मेथड, होयर मेथड, ठीक है, इन्होंने इजाद किया था, होयर ने, ठीक है। इस मेथड को होयर मेथड भी कहते हैं, जो ये काम किया है, ठीक है। प्री टेंशनिंग में इस तरीके से करते हैं, और पोस्ट टेंशनिंग में क्या करते हैं हम, ठीक है, पोस्ट टेंशनिंग में, पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग, पोस्ट टेंशनिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक ही कास्ट कर लेते हैं, ठीक है। मानो ये ब्लॉक था, पूरा एक बार में कंक्रीट का कास्ट कर लिया, ठीक है। कंक्रीट का कास्ट करने के बाद में हम इसमें क्या करते हैं, 40 से 50 mm के हम इसमें डक्ट छोड़ देते हैं, मतलब कुछ इसमें से मतलब होल होते हैं पूरे में लेंथ में, इसमें क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं बीच में, ठीक है, किसी तरीके से इसमें डक्ट बना लेते हैं। तो इसमें होल रहेंगे, मानो ये होल है इसमें, ठीक है, इसमें 40 से 50 mm के होल्स रहते हैं। अब इसमें क्या कहें, हमने कंक्रीट को कास्ट कर लिया और इसमें होल छोड़ दिए, फिर इनमें से होल्स में से हम निकालते हुए इनमें से क्या निकालेंगे, इसमें से निकालेंगे हम वायर, ठीक है, इनमें से हम वायर निकालेंगे, और वायर को निकालने के बाद में, ठीक है, निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, इनको तब इनको एक तरफ से फिक्स और इनको फिर टाइट करेंगे इनको, ठीक है, ठीक है। अब इनको क्या है, पहले कंक्रीट को कास्ट कर लिया, उसके बाद में उसमें वायर खींचे और वायर खींच के इसको
फिर इस तरीके से टाइट कर देंगे और टाइट करने के बाद में फिर छोड़ उसको यहाँ पर हम एंकर प्लेट लगा देंगे, फिर उस पर वो एकदम से जैसे काट देंगे इसको, तो ये इस पर तब दबाव लगाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम कंक्रीट को बाद में कास्ट करते हैं, इसमें हम कंक्रीट को पहले ही कास्ट कर लेते हैं, उसके बाद में उसमें वायर डालते हैं, वायर डालने के बाद में उसको एंकर प्लेट से दोनों तरफ से इनको फिर काट के छोड़ देते हैं, तो फिर तब कंक्रीट कास्ट होने के बाद में तब लगाता है ये आपका फोर्स। ठीक है, उसके कारण वो स्ट्रेस जनरेट होती है। ठीक है, तो प्री में पहले और पोस्ट में हम बाद में कंक्रीटिंग, ठीक है, बाद में प्री स्ट्रेस करते हैं। ठीक है, बाद में इसको टेंडन हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो प्री टेंशनिंग में और पोस्ट टेंशनिंग में ये डिफरेंस है। तो सबसे पहले अब इसमें देखेंगे जो हम ग्रेड यूज करते हैं, प्री टेंशनिंग में M40 का ग्रेड यूज करते हैं। ठीक है, प्री टेंशनिंग में, और पोस्ट टेंशनिंग में हम M30 का यूज करते हैं। ठीक है, M30 का ग्रेड यूज करते हैं किसमें, M40 का प्री टेंशनिंग में और पोस्ट टेंशनिंग में M30 का। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा भी जाता है। अब आता है टेंडन की बात करते हैं। ठीक है, टेंडन जो रहेगा हमारा, जो टेंडन है, जो स्टील है ये हमारा, ठीक है, करीब 1080, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और भी इसका काफ़ी मतलब मिनिमम कम से कम इतना रखते हैं, और भी 1260 या 1400 या 1600 1800 इतने न्यूटन पर mm स्क्वायर का टेंडन होता है। क्योंकि सबसे पहले हम शुरू में स्टील रख रहे थे, और स्टील जब हम प्रोवाइड कर रहे थे जैसे Fe 415 या Fe 500, तो उनमें क्या होता है, स्ट्रेंथ का है ना लॉस हो जाता है। और लॉस किस किस के कारण होता है, श्रिंकेज के कारण और क्रीप के कारण होता है। ठीक है, और श्रिंकेज और क्रीप क्या है ये समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से लॉस के कारण हमारा, ठीक है, कितनी स्ट्रेस का नुकसान हो जाता है, कितना उसमें रह जाता है। श्रिंकेज होता है सिकुड़न, ठीक है, श्रिंकेज जब हम कंक्रीट को कास्ट करते हैं, तो कास्ट करने के बाद में बिना लोड लगाए जब कंक्रीट अपने आप सिकुड़ता है, तो उसके कारण जो स्ट्रेन उत्पन्न होती है, जिसके कारण दरारें पड़ जाती है, उसको हम श्रिंकेज कहते हैं। बिना लोड के कारण उसमें जब हमारा जो कंक्रीट है उसमें दरारें पड़ती हैं, उसको हम श्रिंकेज कहते हैं। दूसरा जो क्रीप हमारा होता है, क्रीप जो होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं विसर्पण। ठीक है, क्रीप किसके कारण होता है, ड्यू टू डेड लोड। ठीक है, ड्यू टू डेड लोड। जब हमारा किसी ब्लॉक पर लगातार कोई डेड लोड या कोई परमानेंट लोड लगा रहे, उसके कारण कंक्रीट के जो ब्लॉक में दरारें उत्पन्न होती हैं, उसको हम क्रीप कहते हैं। जो श्रिंकेज होता है वो बिना किसी लोड के कारण वो स्वतः ही उत्पन्न होता है। जब हम कंक्रीट को कास्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा श्रिंकेज देखने को, सिकुड़न देखने को मिलती है। और क्रीप क्या होता है, जब डेड लोड लगातार किसी मेंबर पर लगा रहे, उसके कारण उसमें जब दरारें आ जाएं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रीप कहते हैं। तो श्रिंकेज और क्रीप के कारण काफ़ी लॉस हो जाता है। ठीक है, और वो लॉस कितना हो जाता है, वो हो जाता है आपका 0.0008। ठीक है, इतना स्ट्रेन, ये स्ट्रेन लॉस हो गया। और स्ट्रेन हमें निकालना है तो क्या होता है, स्ट्रेस बराबर आपने पढ़ा होगा सिग्मा बराबर E इंटू, ठीक है, E। ठीक है, आपको लॉस निकालना है कितना स्ट्रेस में लॉस हुआ। ठीक है, तो ये स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन की वैल्यू 0.008 और सिग्मा E की वैल्यू कितना, 2 गुणा 10 की पावर 5, तो 8 दूना 16, तो ये आएगा 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सोचो जब आप श्रिंकेज और क्रीप के कारण 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो लॉस हो गया, इसके कारण क्या हुआ, जैसे माना आपने Fe 250 यूज किया, ठीक है, Fe 250 यूज किया, और उसकी जो सिग्मा परमिसिबल स्ट्रेस होती है वो कितना होता है, 130 होती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। और उससे ज़्यादा कितना हो गया, लॉस हो गया। जब हम प्री टेंशनिंग या पोस्ट टेंशनिंग करते हैं, उससे पहले इतना लॉस हो जाएगा, तो सोच के देखिए इससे ज़्यादा तो ये हमारा किसी काम का नहीं रह जाता। ऐसे ही Fe 415 होता है, उसमें से अगर 160 न्यूटन पर mm स्क्वायर अगर हम निकाल दें तो बहुत कम बचता है। ठीक है, तो इसके कारण हम क्या करते हैं, हाई यील्ड टेंडन को प्रोवाइड करते हैं, जिनका जो यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है 1080 से मतलब शुरुआत है, और ऊपर 1260, ठीक है, 1700 तक की हमारी न्यूटन पर mm स्क्वायर में उसकी
स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो उतना होने के बाद में अगर लॉस भी हो जाए तब भी हमारा काफ़ी उसमें बच जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, हाई टेंडन प्रोवाइड करते हैं दोनों में ही, ठीक है। हाई यील्ड टेंडन, ठीक है, दोनों में हम हाई यील्ड टेंडन प्रोवाइड करते हैं प्री स्ट्रेस में, ठीक है। तो प्री स्ट्रेस में अब डिफरेंट मेथड आ जाते हैं। पोस्ट टेंशनिंग को किस किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और प्री टेंशनिंग को किस किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ये कई हमारे क्या जाते हैं, मेथड आ जाते हैं। तो मेथड को आपको खुद पढ़ना है, थोड़ा थ्योरी है। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें कि कंक्रीट हमारा कितना एडवांटेज था और प्री स्ट्रेस बनाने से क्या फ़ायदा हुआ, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में क्या आता है आपका, जैसे कंक्रीट था, एक तो जब हम उतने लोड के लिए, मानो हैवी लोड के लिए डिजाइन करते हैं तो वो काफ़ी भारी हो जाता है, ठीक है। और अगर हम प्री स्ट्रेस के या पोस्ट टेंशनिंग से प्री टेंशनिंग करते हैं तो उसके कारण जो मेंबर है वो हल्का रहता है, लाइट वेट रहता है, ठीक है, कहीं पर ले जाने में लाने में सुविधा रहती है। दूसरा क्या होता है, जो कंक्रीट जब हम इतना मेंबर, अगर हम उसको काफ़ी हैवी मेंबर को डिजाइन करते हैं तो वो एक अनइकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है, और जब इसको प्रोवाइड करते हैं तो वो इकोनॉमिकल हो जाता है। दूसरा, इसका जो लाइफ है वो कंक्रीट की तुलना में काफ़ी होता है, ठीक है। अब इसमें डीमेरिट की अगर बात करें तो डीमेरिट में ये होता है, इसको हाई प्रिसिशन की जरूरत पड़ती है, बहुत शुद्धता से अच्छी कारीगरी के साथ में किया जाता है, और उसको जो हमारा कंक्रीट होता है वो एक नॉर्मल मिस्त्री भी कर सकता है, ठीक है। तो कई इसके मेरिट और डीमेरिट हैं, आ सकते हैं, उनमें से पूछा जा सकता है, तो आप उनको तैयार कर सकते हैं, ओके। तो प्री टेंशनिंग में हमने समझा कि प्री स्ट्रेस कैसे उत्पन्न हुआ, क्यों हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, जैसे टेंशन जोन, इसको ही हम मजबूत कर देते हैं और पूरे ब्लॉक को हम कंप्रेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, ठीक है, दोनों ही तरीके से, प्री टेंशनिंग से या पोस्ट टेंशनिंग से, ओके। हमने कंसेप्ट बताया, क्रीप बताया, श्रिंकेज बताया, इसको ईजाद किया था इन्होंने, ठीक है, और कितने प्रकार का होता है, इनके डिफरेंट मेथड हैं, उनको हम समझेंगे, ओके। थोड़ा थोड़ी है, आप उसको एक बार पढ़ के देखना, ठीक है। इसके बाद में इसमें कुछ लॉसेस रहते हैं तो उनके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और बाकी एक दो सवाल पूछा जा सकता है यहाँ से प्री टेंशनिंग से और पोस्ट टेंशनिंग से, तो वो भी हम देख लेंगे, ओके। कुछ मेथड और देख लेते हैं प्री स्ट्रेस के, ठीक है। प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग में कुछ सिस्टम के द्वारा हम पोस्ट टेंशनिंग करते हैं। एक फ्रेसिनेट सिस्टम है, ठीक है, दूसरा है मंगल विलेटन सिस्टम और ली मैकॉल सिस्टम। आपको ये डिटेल में थोड़ा सा थ्योरी है इसकी, आपको ये पढ़ लेनी है, ठीक है, इस चीज़ में, ठीक है। फ्रेसिनेट सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से आप करेंगे उसमें, ठीक है, किस तरीके से आप मतलब एंकरेज करेंगे, ठीक है, किस तरीके से डक्ट प्रोवाइड करके आप उनको टेंडन को प्रोवाइड करेंगे और उनको खींचेंगे, ठीक है। तो फ्रेसिनेट मेथड, मंगल विलेटन मेथड और ली मैकॉल मेथड, ओके। तो इस तरीके से ये मेथड है आपके। और इसके बाद में एक और चीज़ बचती है कि प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में क्या क्या डिफरेंस है, तो दोनों डिफरेंस को एक बार पढ़ लेना है। बाकी जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो दोनों में अंतर नहीं आएगा, क्योंकि अगर मानो आपका पेपर होता, जो लिखित में पेपर होता, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता कि प्री टेंशनिंग और दोनों में डिफरेंस बताने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता और आता भी, और इनमें से एक मेथड आता है, ज़्यादातर ये मेथड आ जाता है, ठीक है। तो एक मेथड आता है इनमें और ये आ जाता, बट अब ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम चलेंगे। अब बात कर लेते हैं लॉसेस इन प्री स्ट्रेस में, ठीक है। लॉस कौन कौन से लॉसेस होते हैं प्री स्ट्रेस में, प्री टेंशनिंग में क्या होते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में क्या होते हैं। हमने थोड़ा सा ही रखा है पार्ट, ये आपके सिलेबस में एक तरीके से बहुत कम है, ना के बराबर है, और लॉसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, ठीक है। सवाल नहीं पूछा जाता, अगर फॉर्मूला आ जाता है ऑब्जेक्टिव में तो आप कर सकते हैं उसको, इस वजह से, ठीक है। सबसे पहला होता है लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। जब हमने क्या किया, जैसे मानो टेंडन को खींचा, टेंडन को खींचने के बाद में उसमें काटते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एकदम से कंक्रीट क्या है, जैसे एकदम से उस पर आके स्ट्रेस लगाती है तो वहाँ पर क्या होता है, कंक्रीट थोड़ा सा दब जाती है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, एकदम से इलास्टिक शॉर्टनिंग होती है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, ठीक है, लॉस होता है, ठीक है। और वो लॉस क्या होता है, सिग्मा एस बराबर एम इंटू एफ सी, ठीक है। एम क्या है, रेशो होता है ई एस अपॉन ई सी का, और एफ सी की वैल्यू हम निकालेंगे पी वाई ए, मतलब प्री टेंशनिंग फोर्स अपॉन ए प्लस पी इंटू ई का इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर अपॉन आई, इस तरीके से एफ सी निकालेंगे। तो
दोनों को निकाल के ये फॉर्मूले में हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण कितना लॉस होता है, इतना लॉस होता है, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। दूसरा लॉस होता है लॉस ड्यू टू क्रीप। क्रीप के कारण इसमें हम फाई की जो क्रीप कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी, एम की ES अपॉन EC और FC की वैल्यू सेम, इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लॉस ड्यू टू क्रीप, ओके। तीसरा रहता है लॉस ड्यू टू श्रिंकेज। श्रिंकेज के कारण कितना लॉस आएगा तो उसको देखेंगे। श्रिंकेज के कारण जो लॉस रहेगा सिग्मा एस बराबर ES गुणा ESH, ठीक है। ESH की वैल्यू 3 गुणा 10⁻⁴ होता है प्री स्ट्रेस में, पोस्ट टेंशनिंग में अलग होता है, ठीक है। पोस्ट टेंशनिंग में होता है आपका पोस्ट टेंशनिंग में ESH की वैल्यू 2 गुणा 10⁻⁴, ठीक है, लॉग T प्लस 10, सॉरी एक बार, ठीक है, इतना ही फॉर्मूला होता है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, T प्लस 2, 10 × 2, ओके। T हमारा डेज में होता है, ठीक है। तो ये ESH क्या होता है, पोस्ट टेंशनिंग में होता है। तो लॉस ड्यू टू श्रिंकेज के कारण ES आपका स्टील का यंग मॉडुलस है 2 गुणा 10⁵, और प्री स्ट्रेस में निकालना हो तो 3 गुणा 10⁻⁴ ESH की वैल्यू, ठीक है। लॉस ड्यू टू एंकरेज, ठीक है, लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप। स्लिप के कारण जैसे आपका अगर मानो जैसे आपने क्या किया, स्टील को ऐसे टेंडन को खींचा, जब आपने छोड़ा तो वो कुछ स्लिप भी हो जाता है, ठीक है। वो पूरा एकदम से कंक्रीट और अगर मानो स्टील के बीच में अच्छे से बॉन्ड ना हो तो क्या होता है, वो स्लिप हो जाता है, ठीक है। तो उसके कारण भी लॉस होता है। तो डेल्टा जो स्लिप होता है अपॉन टोटल लेंथ अपॉन इनटू ES, ठीक है। लॉस ड्यू टू एंकरेज स्लिप को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर रहता है लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन। लॉस ड्यू टू रिलैक्सेशन के कारण जो स्टील का खुद का लॉस होता है तो 3 से 5% तक हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक होता है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन वाला होता है, ये प्री स्ट्रेस में नहीं होता, ठीक है, प्री टेंशनिंग में नहीं होता, ये पोस्ट टेंशनिंग में होता है। क्योंकि जब हम इसको खींचते हैं जैसे डक्ट में से होके अगर हम उसको खींचते हैं, ठीक है, टेंडन को, तो उसके कारण ये लॉस होता है, ठीक है, टेंडन के कारण, ठीक है। तो ये प्री टेंशनिंग में नहीं होता, ये पोस्ट टेंशनिंग में होता है। तो लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ओके। तो ये आपके एक जनरल अभी इनके भी फॉर्मूले हैं, ये काफ़ी डिटेल में पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये गेट के लिए, इंजीनियरिंग सर्विस के लिए, SSC JEE के लिए हो सकता है आपका, ठीक है। उतना हमने डिटेल में इसको कवर अप नहीं किया है, काफ़ी क्वेश्चन हैं आपके यहाँ से आते भी हैं, बट आपको अगर डिप्लोमा के हिसाब से देखा जाए, अभी जो जैसे मानो उस पेपर की तैयारी किया जाए तो थोड़ा हमने उसको शॉर्ट रखा है। अगर थोड़ा सा टाइम रहेगा तो हम इस पर और भी डिटेल में वीडियो बना देंगे, ओके, बाद में। अभी आपको जितना चाहिए था उसके हिसाब से हमने ये वीडियो कंप्लीट किया है, ठीक है। इस वीडियो में प्री स्ट्रेस के बारे में जितना था उतना हमने डिस्कस कर दिया है। होने को तो काफ़ी बहुत ज़्यादा है, कम से कम 4 से 5 क्लास की वीडियो है ये। प्री टेंशनिंग पूरा एक तरीके से सब्जेक्ट भी रहता है, पूरा खंड रहता है उसको कवर अप करने में, ठीक है। बट यहाँ पर आपको बस एज ए इंट्रोडक्शन की तरह बताया है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। इसके बाद में आपका स्लैब बचता है, स्लैब को हम कंप्लीट करा देंगे और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्लैब आपका बस सिर्फ स्लैब का ही पोर्शन बचता है आगे, ठीक है। बाकी आपका RCC स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होने के कगार पर है, ओके। थैंक यू।